आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हाँ, थोड़ी सी क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी, 8:30 की जगह 9 बजे करना पड़ा, थोड़ा टेक्निकल इशू था। बट आप सभी जो है वो टाइम पर हैं और सभी लाइव हैं, इसके लिए बहुत खुशी है मुझे देखकर। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक दूसरा पोस्ट डिटेल लेकर आऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके पहले जो है मैंने बताया था कि आपको एएसओ इन एमईओ कैसे जो है वो विदेश मंत्रालय में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैसे बनते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी ईडी में कैसे डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। ठीक, आज की जो वीडियो है वो हमारी है 60 दिन 60 मैराथन के 19वें दिन, और इसमें हम पहले पोस्ट डिटेल के बारे में जानेंगे, ईडी के पोस्ट डिटेल के बारे में, और उसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले सेशन के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से मेरी आप सभी से आग्रह है और विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप सभी जहां जहां पर हो सके दोस्तों वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक ऐसी बात जिसके सच में काफी वैल्यू है और आप सभी जो है इसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अलजेब्रा की पीडीएफ मैंने डाल दी थी टेलीग्राम से, तो वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। उतना अलजेब्रा जितना हमने कराया वो काफी है। तो वीडियो को जल्दी से 1000+ लाइक कर दीजिए और उसके बाद सेशन को भी हर जगह पर शेयर कर दीजिए। तो देखो, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर ये ईडी पहली बार सुन रहे हैं, ईडी है क्या? ठीक है, हमने सीबीआई सुना है, हमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना है, लेकिन ये ईडी क्या है? तो देखो यार, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ईडी एक ऐसी एजेंसी हो गई जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो है वो रेड डालती है। जैसे इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट हो गए वो छोटे छोटे केसेस में रेड्स डालते हैं, लेकिन जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट है, वो सीधा बड़े लोगों पर रेड डालते हैं। जैसे बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे हमारे जो दाऊद हो गए। ठीक है, दाऊद जो है वो कौन है? डॉन, जो यहाँ से इंडिया के भाग गए कहीं और पे। तो इनके भाई पे, इनके सिस्टर्स पे या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे जो रेड डलता है वो ईडी का डलता है। एक एक बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ईडी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस एग्जाम को देंगे तो आप जो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट क्या होगी, पावर क्या होगी, क्या आपको सोशल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने घंटे आपको काम करने होंगे, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी, सैलरी कितनी होगी। पैसा देख रहे हो, बिल्कुल पैसे की बारिश होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को दोस्तों हर जगह पर शेयर कर दो। ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल बात आप लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में कि किस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल और सैलरी। एक एक पॉइंट पे जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम के संबंधित, तो एग्जाम देखिए यहाँ पर किस एग्जाम के थ्रू आप ईडी में डायरेक्ट सेलेक्टेड होते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप ईडी में सेलेक्ट हो सकते हैं। दो बातें लिखी गई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऑफिसर्स को दो तरीके से नियुक्त किया जाता है। पहला हो गया कि डायरेक्ट एसएससी सीजीएल के माध्यम से, और नहीं तो दूसरा हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के डेप्यूटेशन की वजह से। जैसे मानो कोई कस्टम में है, एक्साइज में है, या फिर इनकम टैक्स में है, सीबीआई में है, तो वहां से डायरेक्ट ईडी में उन्हें डेप्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ईडी बिल्कुल वहां से डायरेक्ट डेप्यूट कर दिया जाता है। ईडी की बात करें यहाँ पर कि सर ईडी का काम क्या है, तो एक ही लाइन मैंने लिखी है सिंपल सा कि ईडी डील्स विद द केसेस व्हिच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड पावरफुल पीपल्स। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं और बड़े लेवल पर होते हैं और बड़े बड़े लोगों के बीच में होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। किसी ने हवाला के थ्रू पैसे किसी और कंट्री में भेजा जो गलत तरीके से था, जहां पर टैक्स को चोरी करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पर भैया सीधे जो ईडी है वो धमक जाता है। ठीक, बात करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर से अगर रिक्रूट होता है तो अगर हमें जो है असिस्टेंट बनना है ईडी में तो हम कैसे बनेंगे। तो देखो, सीजीएल का जो पेपर होता है उसमें होता है टीयर 1 जो होता है प्री, जिसमें आपको 4 पेपर देना होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। सभी के सभी 50-50 नंबर के होते हैं। सवाल 25-25 पूछे जाते हैं। 1 घंटे का समय होता है। 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पर जो इसके कट ऑफ जाती है, अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें जनरल की कट ऑफ को लेकर, तो 130-140 के बीच में कट ऑफ रहते हैं। इसमें अगर आप 170-180 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ईडी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि आगे भी आपको उसी तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 170 ही वाले एलिजिबल होंगे, 140-150 वाले नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट शुरू से जिसका लीड जितना ज्यादा होता है उसको जो है उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है एट द एंड चल के। फिर उसके बाद आता है टीयर 2 का पेपर। टीयर 2 का मतलब हो गया, सीधा सीधा बात करें तो मेंस। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक मैथ का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया। दोनों में आपके 200 मैथ्स में आपको 100 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश में 200 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों पेपर 2 घंटे का होता है और 200-200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। यानी आपका 200 नंबर का प्री हो गया, 400 नंबर का मेंस हो गया। और उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर, तो डिस्क्रिप्टिव आपका होता है 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का एक ऐसे होता है और 50 नंबर में या तो एक लेटर लिखे नहीं तो एक प्रेसी लिखे। 700 नंबर के पेपर में आपका कट ऑफ जाता है। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया कि ईडी का कट ऑफ 2013 में कितना गया, 14 में कितना गया, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन हमारा आया है उसके बाद से एक ही ऐसा पेपर हुआ जिसमें फाइनल रिजल्ट अब तक एसएससी ने दिया है, वो है 2018। और 2018 के बिहाफ पे हम जज नहीं कर सकते कि 2019 में कितनी कट हो जाएगी। इस वजह से मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर लेकर चल सकते हैं अपने प्री में और अपने मेंस में, आप उतना मैक्सिमम स्कोर करिए ताकि आप जो है यहाँ पर ईडी के लिए नियुक्त हो सके। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टाइपिंग का टेस्ट होता है या कोई फिजिकल टेस्ट होता है तो उसकी कोई भी आवश्यकता हमें नहीं होती है। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं है ईडी के पोस्ट के लिए। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका चयन हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर लेकर, तो देखो ईडी के छोटे मोटे पावर्स को लेकर बहुत बच्चे कहते हैं कि सर पावर के बारे में
में बताओ, पावर के बारे में बताओ। तो मेरे भैया पावर में जानने के पहले सबसे पहले दो तीन बातें जो आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा क्वेरी रहती है वो ये रहता है कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है। हम कह रहे भैया इंटरव्यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू का जमाना था बहुत पहले, लेकिन अब इंटरव्यू का जमाना नहीं है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बस उसी में इंटरव्यू होता है। बाकी एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू अब नहीं होता है। उसके जगह पर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। देखिए बहुत ही वैल्यूएबल बात हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसी बात जिससे मोटिवेशन के साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी और लोगों के सामने आप अपने आप को अनपढ़ साबित नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये आपके लिए पहले से ही डिसाइड करना आसान होगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए पढ़ना है, इस पोस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसे करके तो उससे आपका लगन और बढ़ेगा। तो अगर आपकी इच्छा का हम इतना सम्मान कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को और शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है? तो नहीं दोस्तों, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट होता है। ईडी के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या टाइपिंग टेस्ट जरूरी है? नहीं मेरे भाई, टाइपिंग टेस्ट जरूरी नहीं है। दूसरे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं पीडब्ल्यूडी के बारे में बताइए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ईडी का जो पोस्ट है वो सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर कितना है। तो देखो खुद सोचो यहाँ पे कि अगर मानो यहाँ पर छोटे मोटे लोगों के लिए जो एक तरीके से छापा है वो किसका पड़ता है? सीबीआई का पड़ता है, इनकम टैक्स का पड़ता है। लेकिन जैसे बड़े लोग हो गए, जैसे मानो कि हम एक तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रियंका वाड्रा के पति, ठीक है, जो भी वाड्रा है मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, तो उनके यहाँ भी जैसे ईडी का बार बार छापा पड़ता है। मतलब सोचो कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके सचिव जो है वो राहुल गांधी है और उनके घर पर भी ईडी का जो है वो रेड पड़ता है। यानी ईडी छोटे लोगों के घर जो है वो रेड नहीं मारती है। पावर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके अलावा क्या मनी है इसमें? तो बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा है, 70,000 से ऊपर आपकी सैलरी है और इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस यानी SIA आपको मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के पोस्ट में दो पोस्ट में ही मिलते हैं और वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सोशल स्टेटस है कि नहीं है? तो खतरनाक सोशल स्टेटस है, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक, नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ भैया अगला बहुत पावरफुल बंदा है और बहुत पहुंच वाला बंदा है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पावर 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 भी, हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा जो भी है, ठीक है, पावर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अभी रिसेंट के आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है लेकिन अभी रिसेंट में सिर्फ 3 दिखाए। 15 फरवरी 2022 का आर्टिकल, 18 फरवरी 2022 का आर्टिकल, 4 फरवरी 2022 का आर्टिकल, ये हमारे न्यूज के है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ईडी ने रेड किया है किसके? दाऊद इब्राहिम के सिस्टर के घर की तरफ, ठीक है, घर की तरफ नहीं, घर पे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसके अलावा ईडी ने अरेस्ट किया है किसके? उसके जेल्ड ब्रदर इकबाल कसकार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ईडी ने जो है वो अरेस्ट किया है पंजाब के सीएम के नेफ्यू के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यानी आप यहाँ पर देखें तो किसी भी छोटे पर्सन या छोटे पर्सनालिटी के ऊपर ईडी का रेट नहीं होता है। ईडी का रेट सीधा का सीधा बड़े लोगों के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी जैकलिन फर्नांडिस का भी केस देख सकते हैं जहां पर सीधा जो है वो ईडी के शिकंजे में आई है और बार बार उनको पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाना पड़ रहा है। बड़े बड़े स्टेट्स हो गए, उनके सीएम्स हो गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, जिनके बड़े लीडर्स हो गए, ईडी का रेट सीधा उनके ऊपर पड़ता है। और ईडी का रेट अगर यूं समझ लो, ईडी का रेट पड़ा है तो कम से कम 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर का मामला होगा। इसमें बच्चे पूछेंगे भी कि सर ईडी जो है वहां पर रेट जो पड़ती है वो कितने करोड़ तक किस पोस्ट के लिए जो है जाते हैं। एक एक बात हम आपको बताते चलेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि सर इतना अगर मजा आ रहा है ईडी के पोस्ट के बारे में जानने में और ईडी जो है सर इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा उसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें एलिजिबल कितना होना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टरेट। इसके लिए आपको क्या होना पड़ता है? सीजीएल के पेपर देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि ईडी में अगर हम असिस्टेंट बनना है तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा और 30 साल तक की उम्र की तरफ जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एजेस का भी फायदा मिलता है कोटा के अकॉर्डिंग। जैसे मानो कि ओबीसी को 2 साल का रिलैक्सेशन हो गया, इसी तरीके से एससी एसटी को भी रिलैक्सेशन हो गया, तो एज रिलैक्सेशन भी कोटा के अकॉर्डिंग मिलता है, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर, जहां पर सबसे बेसिक इंटरेस्ट आता है कि सर ईडी कह रहे हो आप बार बार रेड वाले टर्म्स यूज कर रहे हो, क्या हमेशा हमें फील्ड जॉब ही करना पड़ेगा या इसमें डेस्क जॉब भी है? अगर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो क्या मेरे लिए ईडी का पोस्ट सिलेक्शन सही रहेगा? 100 तरह के मेरे भाइयों के बीच में डाउट आता है, सर मैं एक लड़की हूं, क्या मेरे लिए ईडी का जो पोस्ट है वो सही रहेगा? सब बताऊंगा मैं आपको एक एक बात करके, समझिएगा। तो ईडी जो है वो ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है। एसएससी सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं वो या तो ग्रुप बी होते हैं, नहीं तो सी होते हैं। ग्रुप ए कोई भी नहीं होता। ग्रुप ए पोस्ट जो होता है वो यूपीएससी में सीधा का सीधा होता है, ठीक है। ग्रुप बी पोस्ट की जो सैलरी होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है। ग्रेड पे आप टर्म धीरे धीरे समझेंगे, डायरेक्ट सैलरी की यहाँ बात नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें ग्रेड पे डिसाइड होता है। उस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको एक सैलरी मिलती है, फिर उस पर अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, ठीक। जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता हो गया, वो भी अलाउंस जो होता है वो अलग अलग सिटीज पर होता है। जैसे एक्स सिटीज में अलग है, वाई सिटीज में अलग है, जेड सिटीज में अलग है। तो गवर्नमेंट पेमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे डिसाइड करती है कि हमने तुम्हारे ग्रॉस सैलरी इतना रख दिया, उसके ऊपर एचआरए लगाया, उसके ऊपर डीए लगाया, उसके ऊपर 100 तरह की बातें लगाई, फिर उसके बाद आपका पैसा अलग अलग स्कीम्स में भी कटता है। जैसे आपके नाम से एलआईसी है, आपके नाम से जो है इंश्योरेंस है, वो कटता है। इन हैंड जो सैलरी आती है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन हैंड की जो सैलरी है वो 70,000 से ऊपर की है। बात कर रहे हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर, तो वर्क प्रोफाइल में 2 तरह का वर्क प्रोफाइल है ईडी में, या तो आप डेस्क जॉब करिए, नहीं तो आप फील्ड जॉब करिए। अगर डेस्क जॉब आप करते हैं तो इनमें क्या क्या आपको संभालना होगा? तो आपको इनमें फाइल्स हो गए और रिपोर्ट्स
होगा। फाइल्स कैसे, जैसे मानो कि ऐसा तो है नहीं अभी मुझे फोन पर खबर है हाँ भैया चलो रॉबर्ट वाड्रा के घर पे छापा मारना है और अब निकल गए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी यहाँ पर एक हिंट मिलता है या लीड मिलती है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है कि ये जो खबर है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। पूरा पेपर वर्क होता है, जिस भी पर्सन के घर जो है ईडी का रेड पड़ना होता है उसका पूरा का पूरा जो है डेटा निकाला जाता है, बैंक स्टेटमेंट निकाले जाते हैं, रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, वैलिड प्रूफ होता है। यानी पहले क्या होता है, फाइल और रिपोर्ट वर्क होता है। ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसल्ट की जाती है, इनकम टैक्स वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है, सीबीआई वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है। इन सभी जगह से पहले लीड इकट्ठा करके पूरा पेपर वर्क करके और तब उसके बाद पहुंचते हैं फील्ड जॉब में। फील्ड जॉब में क्या होता है, तो यहाँ पर रेड भी कंडक्ट करना होता है। ईडी में एक बहुत फायदा है, जो लोग ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल जॉब है। यहाँ पर ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि आपका जब मर्जी हुआ ऊपर से प्रेशर है और कल के कल ट्रांसफर कर दिया गया। कम से कम 3 साल तक आपको जहां भी जिस भी शहर में पोस्टिंग दी गई है वहां पर आपको 3 साल तक कोई हटा नहीं सकता है, 3 साल तक आपके ट्रांसफर हो नहीं सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर वर्क के लोकेशन की बात करें तो जैसे ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अलग अलग इसके रीजनल ऑफिसेज हैं और जोनल ऑफिसेज भी हैं, सब जोनल ऑफिसेज भी हैं। तो इनके जो ऑफिसेज है वो काफी लिमिटेड है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसफर ज्यादा नहीं होते और जो भी ट्रांसफर होते हैं वो कम से कम 3 साल तक वैलिड रहते हैं। 3 साल तक आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग आवर्स को लेकर। बच्चे पूछते सर कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, जल्दी से 1000+ लाइव स्टूडेंट भी कर दीजिए और 1000 लाइक भी कर दीजिए, हम लोग बहुत करीब है। आगे जो बात बताने वाला हूँ वो और इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से देखिए, आप बाद में इसकी पीपीटी भी डाउनलोड हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं और जितनी बातें मैंने लिखी हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहला बात जो मैंने कहा, यहाँ पर घंटे कितने घंटे काम करने होते हैं, तो 9 to 5 की जॉब होती है। देखो क्या होता है कि जितने मेरे भाई जो आगे तैयारी करने की सोचते हैं, सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है या आगे चलकर हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है या पीसीएस की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस की, या फिर DSSS भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार एसएससी सीजन से हमें एक ऐसा जॉब मिल जाए जिससे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मेंटेन रहे। या अगर जॉब नहीं भी करनी है तो लड़कियां सोचती हैं कि यार हमें जो है एक कंफर्टेबल जॉब मिले कि हम 9 से 5 तक ऑफिस है और 5 बजे आने के बाद हमें कोई फोन ना आए। तो ऐसा ईडी में नहीं है, ठीक है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाली जो जॉब हो गई वो शानदार है, उसमें 9 to 5 की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, उसमें 9 to 5 की जॉब रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन ईडी में जब तक आपको ऑफिशियल ऑफिस का वर्क दिया जा रहा है तब तक तो आप 9 से 5 तक की ड्यूटी, माफ करिएगा, तब तक तो आप 9 से 5 तक की ड्यूटी में जाएंगे। लेकिन जैसे आपको फील्ड जॉब मिलता है, जैसे आपको ग्राउंड में रेड कंडक्ट करने के लिए जाना होता है, उस समय आपका शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो जाता है। हो सकता है वो रेड रात में मारने जा रहे हो, हो सकता है वो रेड जो है आप दिन में कंडक्ट करने जा रहे हो, सैटरडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है। तो उसमें आपको सीनियर को असिस्ट करना पड़ता है इसमें, और उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर को लेकर। तो ट्रांसफर के बारे में मैंने पूरा बात बताया यहाँ पे कि जनरली जो ट्रांसफर डन होते हैं वो 2 सर्कमस्टांसेस में होते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है तो उस बिहाफ पर होगा, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो उस बिहाफ पर होगा। लेकिन कम से कम तक 3 साल तक आप उस जगह पर पोस्टेड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर। सैलरी के लिए काफी बच्चे एक्साइटेड है, काफी बच्चे जो है वो सैलरी को लेकर एक्साइटेड है। सैलरी के बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जो सैलरी होती है ना, राइट नाउ जो अभी सैलरी मिल रही है वो 70,000+ मिल रहा है, मतलब 70,000 से ऊपर की तनख्वाह, ठीक है। और ये जो है इतना आपके हाथ में आएगा कट छटकर, जो कि प्रोविडेंट फंड और अलग अलग स्कीम्स होते हैं उसमें कट छटकर आपके हाथ में स्पेशली अभी 70,000+ आ रहा है, ठीक। यानी अगर 3 महीने की सैलरी अगर हम काउंट करें तो 2,10,000 रुपए आराम से लाखों रुपए में खेलोगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है SIA, स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, जो कि 20% मिलता है। और ये 20% किसका होता है, तो आपके ग्रॉस सैलरी का, जो मतलब आपका एक तरीके से रॉ सैलरी है उसका 20% 8,980 रुपए। और ये SIA किस में मिलता है, तो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस इज ओनली फॉर CBI एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। क्यों इसी 2 पोस्ट में मिलता है, क्योंकि ये 2 पोस्ट होते हैं थोड़े से रिस्की होते हैं। जैसे कि मैंने आपको CBI में ही बताया था कि CBI में 12 महीने की जगह पर 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक। बाकी सभी जॉब्स में 12 महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन CBI में 13 महीने की मिलती है और SIA भी मिलता है। उसी तरीके से आपको जो ED हो गया दोस्तों, इस ED में भी आपको जो है स्पेशल अलाउंस मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपकी सैलरी को और बढ़ा देता है बाकी पोस्ट की तुलना में। जैसे मुझे भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना था तो मैंने भी अपने पोस्ट प्रेफरेंस में 3rd नंबर पर ED ही भरा था। फर्स्ट और सेकंड आपको तब बताएंगे और हम आपको लाइव प्रूफ भी तब दिखाएंगे जब हमारा सीधा का सीधा मेरिट लिस्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सीजन 2019 का भी रिजल्ट पेंडिंग है, आ रहा है। जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी दिखाएंगे। तो ED जो होता है वो काफी अच्छा तरीके से जो है बढ़िया जॉब हो जाता है। इसके पर्स के बारे में बात करें कि सर क्या क्या फायदे हैं, ED में जॉब करने के क्या क्या फायदे हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है।
तो एडवांटेजेस ऑफ एसएससी सीजीएल असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी एईओ के डेजिग्नेशन पर अगर आप लगते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको बड़े बड़े शहरों में काम करने का मौका मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो ईडी है वो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है और ये छोटे छोटे शहरों में तैनात नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बिहार का मानो चंपारण हो गया या ये सब हो गया, इन जगहों पर आपको डिप्यूटेशन नहीं मिलेगा, कुछ बड़ी सिटीज में ही मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया। तो यहाँ पर बड़े शहरों में जो है आपको काम करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर 3 इयर्स, चाहे आपके ऊपर एलिगेशन लगा है या फिर आपका खुद का भी इच्छा है तो कम से कम 3 साल के बाद ही आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस जगह पर आपकी पोस्टिंग हो गई उस जगह पर आपको 3 साल तक मेंटेन रखा जाता है इस जॉब में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डीलिंग पर डे। यहाँ पर आप 100 रुपया 200 रुपया का बात नहीं करते हो, 1000 लाख की भी बात नहीं करते हो, सीधी जो बात होती है वो करोड़ों में होती है और कई करोड़ में होती है। 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ इतने इतने के रेट्स के अमाउंट्स होते हैं और उनमें हम डील कर रहे होते हैं चीजों को लेकर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम ईडी को कंपेयर करें, ईडी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई हो गया, तो तीनों में जो सबसे पावरफुल है वो हमारा ईडी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी और प्रमोशन वेरी गुड। इसमें प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। शुरू के जो प्रमोशंस होते हैं वो 3 सालों में होते हैं। एक एक बात यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपके प्रमोशंस हो गए। अब प्रमोशंस में क्या क्या होता है, तो आप यहाँ सबसे निचले पोस्ट से डेप्यूट होते हैं, असिस्टेंट हाँ ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट हो गए आप, ठीक है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट हो गए, फिर वहां से आप असिस्टेंट डायरेक्टर में जाते हैं, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यहाँ जो प्रमोशन है वो नीचे से लेके ऊपर तक है। ठीक है, पहला जो प्रमोशन होता है वो 3 सालों में होता है और उसके बाद दूसरा प्रमोशन भी 3 सालों में, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रमोशन हो गए वो 8 से 9 साल तक लग जाते हैं, इतना समय लगता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे मानो कि कोई असिस्टेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट में और उसने जाकर सीधा का सीधा 100 करोड़ का कोई रेट है या 200 करोड़ का रेट है तो उनमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है। हर पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर डिसाइडेड है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की, तो उनके अंडर में जो कंट्रोल होता है 1 करोड़ से कम के जितने भी रोड हो गए ये कंडक्ट करते हैं। उसी तरीके से 1 करोड़ के 2 करोड़ के बीच में इन ऑफिसर्स का होना जरूरी है, 2 से 5 करोड़ के बीच में इन ऑफिसर्स का होना जरूरी है। और अगर वो रेड सीधा 10 करोड़ से ऊपर होता है तो उनमें हमारे सीधे जो है वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट यानी जो डायरेक्टर हो गए वो सीधे के सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें भी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत आप काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आपको ईडी के बारे में बताइए जल्दी से। क्या कुछ और आपके मन में सवाल है? ठीक, बताइए, क्या कुछ और आपके मन में सवाल है? बताइए। पैसा बहुत है, बिल्कुल पैसा बहुत है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहता हूं कि देखो यार, जिंदगी आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली है, बस आप एक बार मेहनत तो करो। अगर आपके सिलेक्शन की झांकी हम आपको पहले दिखा दें कि हाँ आप एक बार इस पोस्ट में तैनात हो जाते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्टेड हो जाते हैं, आप बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपना बंगला है, आपके पास जो है अपने जो है नौकर चाकर है, एक तरीके से बहुत बड़ा सोशल स्टेटस है, तो शायद आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। आप एक उन चीजों को इमेजिन करिए, उन सपनों में जीना सीखिए एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोचो कि अगर आपको सुनकर इतना फील आ रहा है, इतना ज्यादा जो है आप रोंगटे आपके हाथ पैर के खड़े हो चुके हैं, इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो एक पल के लिए जरा दोस्तों ये सोचिए कि अगर आप एक असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। आप अपने समाज में, आप अपने दुनिया में, आप अपने घर में एक बहुत बड़ा, आप अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बात बता दे तो ये कोई यूनिफॉर्म पोस्ट नहीं है, इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, इसमें कोई गन भी नहीं मिलता है, आपको कोई वेपन्स भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे ऐसा नहीं कि कोई घर में किसी बच्चे की जन्म हुई तो ये फुटबॉलर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट अलग अलग एक्टिविटीज में है, जैसे किसी को एडवेंचरस जॉब पसंद है तो वो सीबीआई में जाए, सीबीआई में आपको गन भी मिलता है, सीबीआई में आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे लंबा जो ट्रेनिंग होता है वो सीबीआई में होता है। अगर आपको पैसे के वाले जॉब चाहिए तो आप एक्साइज में जा सकते हो, जहां पर ऊपर की भी कमाई बहुत है और इसके अलावा भी कमाई बहुत है। ईडी में भी आप जा सकते हो, इनकम टैक्स में भी आप जा सकते हो। अगर आपको अलग अलग शहरें घूमना पसंद है, जैसे आपको इंडिया में नहीं रहना, इंडिया से बाहर जाना है, अलग अलग कंट्रीज को देखना आपका सपना है, टूर जो है वो आपका सपना है, ब्लॉगिंग करना आपका सपना है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स देखने हैं, अलग अलग स्टेट के कल्चर्स देखने हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाइए। अगर आपको फील्ड जॉब की जगह पर डेस्क जॉब करना है, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर सकते हैं, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट होते हैं आपके सीजीएल में। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे पूछते भी हैं कि सर एसएससी वर्सेस बैंकिंग मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। मैं बोलता हूँ देखो, अगर बैंकिंग में अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे फिक्स टाइम जॉब करना है और मुझे बस ऑफिस जाना है, वहां से आना है और टाइम टू टाइम प्रमोशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आप बैंक में जाओ। लेकिन अगर लाइफ में आपको एडवेंचर चाहिए, लाइफ में अगर बहुत कुछ बड़ा करना है, थोड़ा सा मिर्चा मसाला जिसको बोलते हैं ना, मतलब एडवेंचर, तो आप जो है वो सीजीएल के पोस्ट में जरूर जाओ। हर साल वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी होती है। बैंकिंग की वैकेंसी अगर हम बात करें तो इक्वल 11,000 12,000 आते थे, अब सिर्फ 1100-1200 आते हैं। और सीजीएल में जहां तक अगर हम बात करें तो 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी रहती है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होता है। लेकिन एसएससी में अगर हम बात करें तो कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर कम्पीट करने के लिए, थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो एस्पिरेंट ढंग से, इज्जत से, दिल से मेहनत करता है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है।
ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है दोस्तों हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है, ये हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देती है। जैसे यूपीएससी की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं कि मुझे भैया यूपीएससी में मानो की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे पहले से थोड़ा क्लियर अप होना पड़ेगा कि यार इतने नंबर तक पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आईपीएस बन जाऊं, इतने नंबर तक पढ़ूंगा तो आईएएस बन जाऊं। तो एक गोल, एक विजन, एक एम पहले से सेट करके उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ती है कि ताकि यार कम से कम हम कोशिश करें कि हमेशा मैक्सिमम अचीव कर सके, ताकि हमसे सबसे बड़ा पोस्ट जो है वहां पर हमें मिल सके। तो आप लोगों से भी मेरी विनती होगी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचा करें। और साथ में आप सभी के पेरेंट्स हैं, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी मेरी ये वीडियो इतना जरूर दिखाएं अपने पेरेंट्स को। आप सभी के पेरेंट्स से मेरी एक विनती है, और विनती है कि अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव ना डालें। देखो यार सिंपल सी बात है, मेरे टाइम पर मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि लोड मत ले। लोड इसीलिए नहीं लेना है क्यों, क्योंकि तुम कोई बहुत बड़े इंसान के बेटे नहीं हो, ठीक है। तुम कोई अंबानी के बेटे नहीं हो, तुम कोई टाटा के बेटे नहीं हो, तुम एक किसान के बेटे हो। यानी समझ लो किसान के बेटे को ज्यादा लोड नहीं लेना। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ बन गए, अगर तुम कुछ बन गए, कोई बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए ना, तो शायद तुम नाम कर पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। आप अपने बच्चों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। आप सच में नहीं जानते कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। आज के टाइम में प्रीलिम्स को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है, प्रीलिम्स के बाद मेंस को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जब आप बैठते हैं ना आपके हाथ पैर कांपते हैं सर। बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, एक पॉइंट पर कंपटीशन है। तो बच्चा ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल रहा है, कुछ बातें कह के आप उन पर प्रेशर ना क्रिएट करो। उल्टा आप उनसे ऐसे मजाक कर सकते हो, और इनकम टैक्स लग गया तो हमें याद रखेगा नहीं रखेगा ये बताओ, हमें अपने पास रखोगे या नहीं रखोगे ये बताओ। तो इससे थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा। जो यहाँ का फ्रस्ट्रेशन है और जो यहाँ का फियर है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी कम होंगी, रूह को सुकून मिलेगा। उसके बाद उसकी तैयारी देखो कितनी दोगुने लेवल पर होगी। लेकिन जहां आप उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे, एक साल हो गया तैयारी करते हुए तेरा कुछ नहीं हुआ, तो वहां से वो खुद के अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उसको खुद पर शक होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आप सच में अभी के माहौल को नहीं जानते हैं, कंपटीशन कितना है, तो अपने बच्चे को सपोर्ट करें मेरे भाई, ठीक है। और जितने मेरे भाई यार दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी आग्रह है कि देखो अगर चीजें हैं तो इतना नेगेटिव नहीं होना है। एक पेपर नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत कहीं और जो है डूब गई है। आपकी हो सकता है किस्मत कहीं और लिखी गई है, ठीक। अगर कोई आपको ताने देता है, कोई आपको बेइज्जती करता है, कोई आपको कुछ भी बोलता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे बुरे इंसान हो, या आपसे कुछ हो नहीं सकता है, या सबसे नाकामयाब इंसान हो। सिंपल सी बात समझो, दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, जितने भी बड़े लोग बने हैं, एक एग्जांपल दिखाओ, महात्मा गांधी, ठीक, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, जितने भी बड़े लोग बने हैं सबकी भाई बेइज्जती हुई है। अगर धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती नहीं की होती तो चाणक्य कभी किंग मेकर नहीं होते। अगर टांगे वाले ने महात्मा गांधी को टांगे पे से उठा के नहीं बाहर किया होता, ठीक, तो महात्मा गांधी इतने बड़े राष्ट्रपिता नहीं बनते। जब वो भारत में आए, जब उन्होंने अपने जाति की पहचान कराई, टांगे वाला उन तक ले जाने से मना कर दिया, उनकी वहीं पर बेइज्जती हुई, कहा तुम मान जाति को तुम उतरो यहाँ से, तब उन्होंने इतना बड़ा भारत में नाम कमाया, ठीक। चाणक्य को आप जानते हैं कि उनकी धनानंद ने कितनी बेइज्जती की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जो चोटी है वो खुला रखा और कहा जब तक तुम्हारी गद्दी से तुम्हें हटा नहीं देता तब तक मैं अपनी चोटी बांधूंगा नहीं। तो बेइज्जती होती है तो वो अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखो। बेइज्जती हो रही है तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत एक सही पॉइंट है, यानी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, फेलियर्स हो गए, ये चीजें हो गई, तो यार इतना फोकस नहीं करना इन चीजों के लिए। आपके लिए बहुत बड़ा चीज रखा हुआ है, मेहनत करिए जरूर मिलेगा, मेहनत करिए बहुत आगे जाएंगे आप, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, अपने स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर, इन पॉइंट्स पर फोकस करें, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है, जो आप हैं वैसा कोई नहीं है, ठीक है। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर पावर है, ऐसा किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर किसी के अंदर होता तो आपके जैसा दूसरा कोई ना कोई होता। आप कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर आपकी क्लास सीएचएसएल और सीजीएल के लिए कितनी इफेक्टिव है? मेरे भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप मन लगाकर पढ़ो ना तो मैं आप लोगों के लिए जान डाल चुका हूँ सीरीज में। और क्या चाहिए आप मुझे ये बताओ पहले, और क्या चाहिए? मैं आप ही लोगों के लिए तो हूँ यहाँ पे, और किसके लिए हूँ? मैं खुद एक सीजीएल सेलेक्टेड पर्सन हूँ जिसने अलग अलग जॉब्स क्वालिफाई कर रखे हैं। सीजीएल के हर पेपर में 50-50-50 है मेरे, सीएचएसएल के हर पेपर में 50-50-50 है, मेंस में 227 है मेरे मैथ्स में। तो एक क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, समझाने का तरीका है। 60 मैराथन के स्पेशल सोर्स को देखो जिसमें मैं मैथ पूरा का पूरा करा रहा हूँ, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्त, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर पड़ोसियों को ताने से मन भर चुका है। अरे मेरे भाई बात भी उसी के बारे में होती है ना जिसके में दम होता है। एक बात बताओ, क्या कभी भी आपने अपने आसपास देखा है कि कोई किसी मुर्दे की जो है वो बुराई कर रहा हो? जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं ना दोस्त, जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं अक्सर बातें उनके बारे में ही होती हैं। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव कह रहा है तो आप खुश हो जाइए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बात भी जमाने में उन्हीं के बारे में होती है जिनके अंदर दम होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब दुश्मन की महफिल में तुम्हारे नाम का शोर होने लगे, समझो तुम कामयाबी के राह पर चलना शुरू कर दिए हो। तो बस फोकस नहीं करना, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, बढ़िया एकदम जो है
फोकस करो अपने बुक्स के ऊपर, फोकस करो अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, फोकस करो अपने रिजल्ट के ऊपर। जैसे मैं अगर अपने स्कोर कार्ड के बारे में बात करूं तो ये मेरा स्कोर कार्ड जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है। क्यों है? ताकि आप एक समझे। जैसे 2019 का हमने प्री दिया, प्री में हमारा 180 आया, 190 195 स्कोर नहीं था हमारा, लेकिन इतना काफी था किसी भी पोस्ट के लिए जहां से हम जो है वो अपने सफर को और तय कर सके। फिर उसके बाद दिलो जान लगाकर मेंस की तैयारी की, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। ठीक है, कोई ऐसा कंपनी का मॉक टेस्ट नहीं था जो हमने नहीं छोड़ा हो।